और बेहोश क्यों हो गए? क्या हुआ था? मैंने दादा को पिछली रात की पूरी घटना बताई। सब सुनकर दादा बोले, कई साल पहले यहां एक आदमी अपनी सुंदर बेटी के साथ रहता था। एक तूफानी रात डाकू आए। उन्होंने उसके पिता की हत्या कर दी और लड़की को भी मार डाला। तब से कभी कभी बारिश की रातों में वो झोपड़ी दिखाई देती है और लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। जो भी उसे परेशान करता है वो जीवित नहीं लौटता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। दादा की बात सुनकर मेरा शरीर सिहर उठा। मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी बारिश की रात में घर से बाहर कदम नहीं रखा। काका, और एक किस्सा सुनाओ ना। वैसे भी अभी 7 बज रहे हैं। ओह, और एक किस्सा सुनना है तो सुनो। अली घाटी नाम का एक छोटा सा गांव के बीचों बीच जमींदार की एक बहुत बड़ी हवेली थी। गांव में उस हवेली को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती थीं। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों के अंदर छिपकर बैठ जाते थे। और तो और कुत्ते भी उस हवेली की तरफ देखकर भौंकते नहीं थे। एक शाम, बेटा चिंटू, अरे ओ बेटा चिंटू, कहाँ है बेटा? आई माँ जी। अरे बेटा, शाम होने को है, चल जल्दी घर के अंदर चल। भूपेंद्र काका के घर के अंदर। अरे काका, ये कैसा नियम है? शाम होते ही सब अपने अपने घर में छिप जाते हैं। क्या ये करना जरूरी है? हाँ काका, और जो भी इस नियम को तोड़कर बाहर जाता है वो सुबह तक गायब हो जाता है। अरे बच्चों, कुछ नियमों को मानने में ही हमारी भलाई है। तुम लोग नहीं जानते 50 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। काका, क्या हुआ था? काका ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और जांच लिया कि वो ठीक से बंद है या नहीं। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि 50 साल पहले इस हवेली में क्या हुआ था। अर्जुन और शंकर ठाकुर बाड़ी के उस भारी लोहे के गेट के सामने टॉर्च लिए खड़े हैं। उस्ताद, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। सुना है इस ठाकुर बड़ी में रात के 12 बजे के बाद लोगों की कटे हुए सर वाली लाशें घूमती हैं, और हम यहाँ इस हवेली में लकड़ी काटने आए हैं। तू क्या सारी जिंदगी लोगों की बातों और किस्से कहानियों पर ही ध्यान देगा? सेठ ने खबर दी है कि इस हवेली के आनंद महल में एक विशाल शीशम का पेड़ है। वो पेड़ छत फाड़कर आकाश की तरफ निकल गया है। उस पेड़ की लकड़ी की कीमत इतनी है कि तेरी 14 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। चुपचाप चल। अर्जुन बहादुर था, लेकिन इस गेट को पार करते वक्त उसका दिल बैठ गया। गेट के पिलर पर एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा है, जिस पर धुंधला सा लिखा है, प्रवेश निषेध, आदेशानुसार राय बहादुर। लिखावट लाल रंग की है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे खून के धब्बे सूख गए हों। अर्जुन और शंकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। छत टूट चुकी है और एक विशाल शीशम का पेड़ फर्श को चीरकर ऊपर निकल गया है। पेड़ का तना अजीब तरह से मोटा और काले लाल रंग का है। कमरे के चारों तरफ टूटे हुए झाड़ फानूस और पुराना फर्नीचर बिखरा पड़ा है। उस्ताद देखिए, ये कमरा किसी राजमहल जैसा लग रहा है। उस कोने में देखिए, एक संदूक दिख रहा है ना, टूटा हुआ संदूक। खबरदार शंकर, मैंने तुझे पहले भी कहा था, पुरानी हवेली में लोहे और लकड़ी के अलावा किसी और चीज पे नजर मत डालना। नजर डाली तो मुसीबत आएगी। ये रक्त शीशम का पेड़ है, इसे सावधानी से काटना होगा। कुल्हाड़ी निकाल। दोनों ने पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी की। ठीक तभी कमरे के एक कोने से खट खट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ी के पैरों से चल रहा हो। उस्ताद, सुना आपने? लग रहा है कोई चल रहा है। ये टूटी हुई हवेली है, हवा अंदर आती है तो ऐसी ही आवाजें होती हैं। तू ईश्वर का नाम ले और वार कर। शंकर ने डरते डरते प्रार्थना की और पेड़ पर पहला वार किया। हैरत की बात यह थी कि कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ कांपने लगा और ऊपर से धूल मिट्टी के साथ सूखी हुई हड्डियां उनके सामने गिरने लगीं। उस्ताद, हड्डियां, इंसानी हड्डियां। पेड़ से हड्डियां क्यों गिर रही हैं? ये पेड़ साधारण मिट्टी में नहीं उगा है शंकर।
लगता है इस कमरे के नीचे कोई कब्र थी। जड़ें कब्र के अंदर तक चली गई हैं। हिम्मत रख, मन मजबूत कर। अर्जुन शंकर को हिम्मत दे रहा था, लेकिन उसने ध्यान दिया कि जहां कुल्हाड़ी लगी थी वहां से पेड़ का रस नहीं निकल रहा था, बल्कि काले रंग का बदबूदार तरल पदार्थ निकल रहा था। और कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। अर्जुन को कालू फकीर की बात याद आई। राय बहादुर की हवेली में मत जाना अर्जुन, वहां पेड़ कटने की आवाज सुनकर मरे हुए लोग जाग जाते हैं। अचानक जलसा घर के कोने में पड़ा एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप घूमने लगा। क्या क्या की आवाज के साथ एक विकृत धुन बजने लगी। ये किसने मेरी नींद खराब की? चोर घुसे हैं जलसा घर में, चोर। उस्ताद, ये ग्रामोफोन नहीं है, ये तो शैतान की आवाज है। मैं नहीं रुक सकता उस्ताद, मैं भाग रहा हूँ। शंकर ने कुल्हाड़ी फेंकी और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, भारी लकड़ी का दरवाजा एकदम से अपने आप बंद हो गया। उस्ताद, दरवाजा नहीं खुल रहा, हम फंस गए हैं। शंकर शांत हो जा, दरवाजा शायद जाम हो गया है। मेरे साथ मिलकर धक्का दे। दोनों मिलकर पूरी ताकत से धक्का देने लगे, पर ठीक उसी वक्त उनके पीछे उस रक्त शीशम पेड़ की जड़ें जिंदा सांपों की तरह हिलने लगी। मिट्टी खोद कर जड़ें धीरे धीरे उनके पैरों की तरफ बढ़ने लगी। हे भगवान, शंकर अपने पैरों की तरफ देख। शंकर ने नीचे देखा तो पेड़ की एक मोटी जड़ ने उसके टखने को जकड़ लिया था। उस्ताद, ये मुझे खींच रहा है, पेड़ मुझे खा जाएगा, मुझे बचाइए उस्ताद, बचाइए। कुल्हाड़ी दे शंकर, मेरी तरफ कुल्हाड़ी फेंक, जड़ को काटना होगा। लेकिन शंकर कुल्हाड़ी नहीं पकड़ पा रहा था। ठीक उसी पल कमरे के अंधेरे कोने से एक साया धीरे धीरे निकलकर बाहर आया। साये ने जमींदार के कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक लंबी लाठी थी, लेकिन उसके कंधों पर सर नहीं था। मेरे बगीचे के पेड़ पर जो कुल्हाड़ी मारेगा, उसके खून से ही इस पेड़ की प्यास बुझेगी। बिनसर वाला जमींदार आगे बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में चांदी की थाल थी और दूसरे में लाठी। जड़ें शंकर को पेड़ की तरफ खींचती जा रही थीं। शंकर की चीखने की ताकत भी खत्म होती जा रही थी। हे ईश्वर, कालू फकीर ने कहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत ना हो तो इसे मत खोलना। आज तो लगता है इसे खोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। अर्जुन ने दांतों से एक ताबीज का ढक्कन खोला। अंदर से नीले रंग का एक पाउडर निकला। उसने उसे अपनी हथेली पर लिया और पूरी शक्ति से उन जिंदा जड़ों पर छिड़क दिया। पाउडर जड़ों पर लगते ही ऐसा लगा जैसे उबलते तेल पर पानी गिर गया हो। चर-चर की आवाज के साथ जड़ों ने शंकर को छोड़ दिया और दर्द से तड़पती हुई वापस सिमटने लगी। साथ ही पूरे कमरे में सड़े हुए मांस के जलने की बदबू फैल गई। मेरा बगीचा, तुमने इसे अपने खून से अशुद्ध कर दिया। बिनसर वाला जमींदार अपनी लाठी उठाकर अर्जुन की तरफ लपका। अर्जुन ने दिमाग लगाया और फर्श पर पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। शंकर भाग, सीढ़ियों की तरफ चल, इस छत से कूदना होगा। उस्ताद, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मैं हिल नहीं पा रहा। अर्जुन ने शंकर का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दौड़ने लगा, लेकिन जितनी बार वो मुख्य दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करते, उतनी बार दीवारों से ईंटों की कतारें निकलकर रास्ता रोक देती। हवेली एक भूल भुलैया बन गई थी। पीछे से वो बिनसर वाला जमींदार अपने लकड़ी के पैरों की खट-खट आवाज के साथ पीछा कर रहा था। नहीं शंकर, रुक, इस तरह नहीं भाग सकते, ये हवेली हमें नहीं छोड़ेगी। कालू फकीर ने कहा था, अगर पेड़ की जान जड़ों में है और शैतान की जान उसकी दी हुई चीजों में, तो इसका मतलब इस शैतान की जान इस पेड़ के अंदर ही है। अर्जुन ने ध्यान दिया कि जब भी जमींदार आगे बढ़ता है, पेड़ के तने से एक थरथराहट सुनाई देती है, बिल्कुल किसी दिल की धड़कन की तरह। अर्जुन समझ गया कि यह शीशम का पेड़ ही सारी मुसीबत की जड़ है। जमींदार की हत्या के बाद शायद उसकी देह
इसी पेड़ के नीचे दबाई गई थी और अब ये पेड़ जमींदार की आत्मा का ठिकाना है। शंकर, टॉर्च की रोशनी पेड़ की ऊपरी टहनियों पे मार, उसे भटका। शंकर ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी जमींदार के धड़ पर मारी। उसी बीच अर्जुन दौड़कर गया और कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ के उस हिस्से पर वार किया जहां से धड़कन की आवाज आ रही थी। कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ से काला तरल नहीं बल्कि ताजा लाल खून निकलने लगा। वार से पेड़ के तने में एक गड्ढा बन गया जिसके अंदर एक इंसानी खोपड़ी फंसी हुई थी। उस्ताद, ये क्या खोपड़ी है? जमींदार का सर। रुक शैतान, आज तेरा अभिशाप खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से उस खोपड़ी पर कुल्हाड़ी मारी। खोपड़ी चूर चूर हो गई। साथ ही पूरी हवेली भूकंप की तरह कांपने लगी। वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। बंद दरवाजा एक धमाके के साथ खुल गया। बाहर की चांदनी कमरे में आने लगी। अर्जुन और शंकर किसी तरह लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो विशाल शीशम का पेड़ एक पल में सूख कर लकड़ी हो गया था और उसकी पत्तियां राख बनकर झड़ गई थीं।